वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, आज अपन स्टार्ट करते हैं सीएमए फाउंडेशन आपके अकाउंटिंग सब्जेक्ट के एमसीक्यू का पार्ट 1। यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शॉन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सा आइटम दिखाया जाता है? ए, ओनली आइटम ऑफ कैपिटल नेचर, बी, ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर विच आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड, सी, ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर पर्टेनिंग टू द पीरियड ऑफ अकाउंट्स, और डी, बोथ आइटम ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर विच आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड। यस बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम वो आइटम दिखाते हैं जो हमें इस साल, जो पैसा हमें इस साल मिला है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो। तो बेटा इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है? एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल फंड विल बी क्रेडिटेड टू। अगर किसी स्पेशल फंड में हमने कोई पैसा रख रखा है और उस फंड से कोई इनकम आती है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना दिखा के उसी स्पेशल फंड में क्रेडिट कर दी जाती है। और स्पेशल फंड हमने कहाँ रख रखा होता है? बैलेंस शीट में। तो ऑप्शन ए, जनरल फंड इन द बैलेंस शीट, ऑप्शन बी, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ऑप्शन सी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी है स्पेशल फंड इन द बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है? देर आर 100 मेंबर्स, ईच मेंबर पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन of rupees 500. The receipt and payment account shows arrear of subscription, advance subscription or current year. How much amount to be credited in the income and expenditure account? बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो अमाउंट दिखाई जाती है जो अमाउंट करंट ईयर की होती है, चाहे वो अमाउंट मिली है या वो अमाउंट नहीं मिली है। तो हमारे करंट ईयर के मेंबर थे 100, एक मेंबर से हमें मिलने वाला अमाउंट है 500, तो टोटल अमाउंट हो जाना चाहिए 50,000। तो आंसर नंबर डी ऑल्सो हियर 50,000। क्वेश्चन नंबर 4, when opening stock 50,000, closing stock 40,000 and purchases rupees 90,000, प्रॉफिट मार्जिन है 16.667% ऑन सेल्स। तो सेल्स कितनी होगी? बेटा ओपनिंग स्टॉक आपको यहाँ पे एक वर्किंग्स दिखाई हुई है। ओपनिंग स्टॉक 50,000 प्लस परचेज 1,90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आ जाता है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेल की वैल्यू आ जाएगी। आपको प्रॉफिट बता रखा है सेल्स का 16.67%, जो 16.67% है, अगर सेल्स का 16.67% होता है तो वो कॉस्ट का 20% होता है। जो अमाउंट सेल्स का 16.667% होता है वो कॉस्ट का 20% होता है। तो 2 लाख प्लस 2 लाख का 20%, तो द आंसर इज 2,40,000। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, गुड्स ब्रॉट फॉर 20,000 पास्ड थ्रू सेल्स बुक विल रिजल्ट इन। आपने गुड्स खरीदा था, मतलब खर्चा किया था, लेकिन गलती से आपने उसे सेल में लिख दिया।
तो बेटा आपने खर्चा किया वो तो आपने लिखा नहीं, जबकि गलती से आपने सेल में लिख दिया, तो इससे आपका प्रॉफिट कम होगा या आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा? बेटा परचेज कम हो गई और सेल बढ़ गई तो ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। डी ऑप्शन, इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस? बेटा ट्रायल बैलेंस कब होता है, कब डिसएग्री होता है? जब सिंगल साइडेड एरर होती है, केवल एक अकाउंट में गलती होती है। सेल्स रिटर्न आया था लेकिन आपने उसे परचेज मान लिया, दोनों अकाउंट में लिखा होगा। परचेज रिटर्न को सेल मान लिया, वो भी दोनों जगह लिखा होगा। राम के अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ श्याम, श्याम की जगह राम का अकाउंट क्रेडिट कर दिया तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अंडर कास्टिंग ऑफ कैश बुक, कैश बुक का कास्टिंग वर्ड का मतलब होता है बेटा, कास्टिंग वर्ड का मतलब होता है टोटल। आपने कैश बुक का टोटल कम लगा दिया 1100 से, दैट इज सिंगल साइडेड एरर। तो आंसर इज डी, 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहता है? इन ए जॉइंट वेंचर एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है साहब, एक्स ने 40,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया और वाई ने उसे 50,000 में बेच दिया, तो मतलब 10,000 का प्रॉफिट कमाया। लेकिन एक्स को परचेज करने पे 1% कमीशन मिलेगा और वाई को सेल करने के लिए 5% कमीशन मिलेगा। तो एक्स को मिलेगा 40,000 का 1%, दैट इज 400। वाई को मिलेगा 50,000 का 5%, मतलब 2500। 10,000 में से दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 7100। तो ऑप्शन है बी, आपका 7 का आंसर हो जाएगा बी, 7100। पॉइंट नंबर 8, व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट? ए ऑप्शन नॉमिनल अकाउंट, बी पर्सनल अकाउंट, सी रियल अकाउंट एंड डी मेमोरेंडम अकाउंट। एक बात बताएं बेटा, ये अकाउंट जॉइंट वेंचर के मेथड नंबर 3 में बनता है, जहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाते हैं, और जॉइंट वेंचर विद को वेंचर। तो ये जॉइंट वेंचर विद को वेंचर क्या प्रॉफिट निकालने के लिए बनाया होता है या को वेंचर का बैलेंस निकालने के लिए बनाया होता है? ये अकाउंट हमने को वेंचर का फाइनल सेटलमेंट करने के लिए बनाया होता है, तो इसे को वेंचर के अकाउंट के नाम से जाना जाता है। इट इज ए पर्सनल अकाउंट, ये को वेंचर के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्लीकेबल अबाउट कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट के लिए कौन सी टर्म अप्लीकेबल होगी? क्या कंसाइनमेंट सेल ऑफ गुड्स है? क्या कंसाइनमेंट हाइपोथिकेशन गुड्स है? क्या कंसाइनमेंट शिपमेंट ऑफ गुड्स है? या कंसाइनमेंट मॉर्गेज ऑफ गुड्स है? तो बेटा कंसाइनमेंट में सेल कंसाइनी करता है, मॉर्गेज में गिरवी रखने का होता है, हाइपोथिकेशन भी मॉर्गेज की तरह गिरवी रखने का कॉन्सेप्ट है। लेकिन कंसाइनमेंट का मतलब क्या है? माल बेचने के लिए भेज देना, दैट इज परफेक्ट आंसर इज 9 का सी, शिपमेंट ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नंबर 10, रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? बिल, सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ द बिल, फिर बोलता है एंडोर्सिंग द बिल इन द फेवर ऑफ थर्ड पार्टी और मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। बेटा जब बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले हो जाता है
तो उसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ these documents are not required for bank reconciliation statement। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें बैंक बैलेंस चाहिए, हमें कैश बुक का बैलेंस चाहिए। तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक जरूरत होती है, बैंक पासबुक जरूरत होती है, प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट कोई जरूरत नहीं होती बेटा, और बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत होती है। कई बार बैंक की पासबुक मिलती है, कई बार बैंक का स्टेटमेंट मिलता है, लेकिन प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की कोई जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12, इन एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, जब कैश बुक का बैलेंस माइनस में हो, ओवरड्राफ्ट हो, नेगेटिव बैलेंस हो, a check deposit of 1250 deposited into bank but not recorded in cash book। बैंक में हमने डिपॉजिट करा दिया, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो कैश बुक में अगर रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बुक में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है साहब, कैश बुक में ऐड करना था, लेकिन कैश बुक का बैलेंस माइनस में है। अगर माइनस में और ऐड करेंगे तो माइनस का बैलेंस कम हो जाएगा, तो डेट इज डिडक्टेड। माइनस में जब आप प्लस करते हो तो बेटा वो आइटम ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है। तो डिडक्टेड बाय 1250। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है बेटा, तो हमने माइनस में अगर हम प्लस करने की कोशिश करेंगे तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी। 12 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट? एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग मतलब टोटल गलत लगाना, एक अकाउंट की गलती है। पोस्ट करना, राम के अकाउंट में पोस्ट कर रहे थे, गलती हो गई, एक अकाउंट की गलती है। एक अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल ले जा रहे थे, एक अकाउंट की गलती है। ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल की एरर कब होती है बेटा? जब हम हमारे रूल तोड़ते हैं। हम कहते हैं कैपिटल आइटम को उसके नाम से कैपिटलाइज करना चाहिए, जबकि रेवेन्यू आइटम को खर्चे के नाम से लिखना चाहिए। ये बोल रहा है 4000 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम क्रेडिटेड टू श्यामू, ये कमीशन की गलती है। 5000 इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट डेबिटेड टू सेल, नया प्लांट खरीदते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन पे जो पैसा लगता है वो प्लांट में ऐड होना चाहिए, प्लांट में कैपिटलाइज होना चाहिए, लेकिन हमने सैलरी में डेबिट कर दिया, तो कैपिटल आइटम को रेवेन्यू में लिख दिया। दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, in case of depreciated assets are revalued, the provision for depreciation is based on। जब depreciable assets को revalue किया जाता है तो उसके बाद depreciation कैसे लगाया जाएगा? क्या asset की market value पे लगाया जाएगा? क्या asset की historical cost पे लगाया जाएगा? क्या WDV पे लगाया जाएगा? नहीं, हम कहते हैं रीवैल्यूड अमाउंट पे लगाया जाएगा और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ को काम में ध्यान में रखते हुए लगाया जाएगा। ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। बेटा दो तरह का डिस्काउंट होता है, फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो परचेज करने से पहले ही कम कर दिया जाता है, और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब पेमेंट करते वक्त कम किया जाता है। तो बेटा परचेज के से पहले ही
जो परचेज पूरी होने से पहले ही जो डिस्काउंट कम कर दिया जाता है, हमें उसको बुक्स में कहीं रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 17, ए डेबिट नोट issued to a creditor for goods written is to be recorded in the, मैंने अपने क्रेडिटर को डेबिट नोट इश्यू किया है, मैंने अपने क्रेडिटर को डेबिट नोट इश्यू किया है, उसको कौन सी बुक में लिखेंगे बेटा? क्रेडिटर को गुड्स रिटर्न करते हैं तो वो परचेज रिटर्न होती है, तो हम उस डेबिट नोट को कौन सी बुक में लिखेंगे? परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 18, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन, खर्चे को हर साल का खर्चा हर साल क्यों रिकॉर्ड करते हैं? कंसिस्टेंसी के लिए? नहीं। क्या कंसिस्टेंसी तो ये कहती है कि एक अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने इस साल लगाई है वो हर साल लगाते रहेंगे। पीरियोडिसिटी, हर एक साल के बाद दूसरे साल का खर्चा अगले साल में लिखते हैं, तो बोले पीरियोडिसिटी की वजह से हम हर साल का एक अकाउंटिंग पीरियड का खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन इज बी। 19, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर रिजल्ट्स इन, बेटा क्रेडिटर कब कम होंगे? जब हम क्रेडिटर का पेमेंट कर देंगे। अब क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे तो डिक्रीज इन कैश हो जाएगा, डिक्रीज इन कैश। तो क्रेडिटर डिक्रीज होंगे तो दूसरी तरफ कैश भी डिक्रीज हो जाएगा। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 20, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस टू बी शोन इन ए लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बी असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और जनरल। बेटा जब सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिलता है, हमें कोई हमारी इनकम एडवांस में मिली हुई है, मतलब वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। आंसर हो जाएगा ए, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। 21, which of the following is an accounting equation? अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है? कैपिटल का अमाउंट असेट और लायबिलिटी दोनों के बराबर होता है? नहीं। कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी, बिल्कुल सही है बेटा। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक तरफ असेट लिखते हैं और एक तरफ लायबिलिटी साइड में कैपिटल और लायबिलिटीज लिखते हैं, मतलब कैपिटल और लायबिलिटीज दोनों का टोटल करते हैं तो वो असेट के बराबर होता है। अगर असेट में से हम लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो केवल कैपिटल रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, AS09, AS9 का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किस चीज से डील करता है? बेटा वैसे ये चीज आपके कहीं नहीं दी हुई है स्टडी मटेरियल में, फिर भी आपको बता देते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 डील्स विद रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 डील्स विद रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है। कैश फ्लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 होता है। तो आप चारों याद कर लेंगे। वैसे इसका आंसर है सी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इन्वेंट्री के लिए 2 नंबर, कैश फ्लो 3 नंबर और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 23, वाई ड्रॉज ए ट्रेड बिल ऑफ 20,000 फॉर 6 मंथ ऑन एक्स। वाई ने एक बिल लिखा 12,000 रुपए का एक्स पे 6 महीने के लिए। 2 and 5 months होल्ड करने के बाद उसने उसे बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 10% की रेट से, तो डिस्काउंट चार्जेस कितने होंगे? तो बेटा 12,000 का बिल था, 10% का इंटरेस्ट रेट है,
मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने, 6 में से 2.5 मंथ्स तो जा चुके थे, तो कितने बचेंगे 3.5 मंथ्स अपॉन 12, आंसर इज 350। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया 350। क्वेश्चन नंबर 24, बिल्स रिसीवेबल बुक इज ए पार्ट ऑफ, बिल्स रिसीवेबल बुक किसका पार्ट है, बिल्स रिसीवेबल बुक में हम बिल से रिलेटेड एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, वो जनरल का काम करता है, लेजर का काम करता है, P&L का काम करता है या बैलेंस शीट। मतलब लेजर में तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आता है, बिल्स रिसीवेबल बुक हमारे लिए जनरल का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 25 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अच्छे से समझते हैं। एक्स ऑफ दिल्ली सेंट आउट सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट। ठीक है साहब, भेजे गए माल का इनवॉइस प्राइस कितना था 1,20,000। 4/5 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी, भेजे गए माल का 4/5 माल बेच दिया, मतलब 1,20,000 की इनवॉइस का 4/5, 1,20,000 का 4/5 होता है बेटा 96,000। अब उसने कहा कि कमीशन 2% तो मिलेगा इनवॉइस प्राइस पे, और इनवॉइस प्राइस से जितने ज्यादा में बेचा है उस पे मिलेगा 10%। तो हमने कहा बेचे गए माल का इनवॉइस प्राइस है 96,000, 1,20,000 का 4/5। अब 96,000 का तो 2% मिलेगा, डेट इज 1920, और कितने में बेचा है 1,00,000 में, तो इनवॉइस प्राइस से कितने ज्यादा में बेचा है 4,000, 4,000 का 10% डेट इज 400, तो 1920 प्लस 4,000 का 10% डेट इज 2320। आंसर इज बी। 25 का आंसर क्या होगा, 25 का आंसर होगा बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, इफ ए co-venturer take away goods under memorandum joint venture method, then he will debit these goods in his books। जब भी कोई आदमी अपने पास सामान लाता है तो वो अपनी बुक्स में कौन से नाम से लिखता है, अपनी बुक्स में कौन से नाम से लिखता है, जल्दी बताएं बेटा। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में जो भी आदमी जब भी गुड्स लाता है, तो अगर किसी पर्सन ने गुड्स लिया है तो वो परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा अपनी बुक में। वो गुड्स अकाउंट या तो गुड्स या परचेज, या तो गुड्स लिखेगा या फिर परचेज लिखेगा, तो वो परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, 26 का आंसर है बी। 27, एट द एंड ऑफ द ईयर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट इज, एट द एंड ऑफ द ईयर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट कहां पे जाता है, बोले बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारी इनकम होती है। कितनी देर में, तू बोल तो जना कौन जा रहा है। Sorry for the interruption. At the end of the year, bad debts recovered account is credited to profit and loss account. Credited to profit and loss account. इनकम होता है बेटा। 28, as regards the accounting treatment, legacy should be, legacy should be
लेगेसी क्या होता है बेटा? लेगेसी एक वो आइटम होता है जो किसी पर्सन की जब डेथ होती है तो वो डेथ के टाइम हमें अपनी कोई असेट देके चला जाता है और ये कहता है कि इस असेट से आप अपने काम कर सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन इसको बेच नहीं सकते, हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी? कैपिटलाइज्ड। लेगेसी इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। 28 में ऑप्शन बी। 29, sales of 6570 is recorded in the sales book as 6750. Such error is known as error of principal, error of omission, error of commission और कंपेंसेटिंग एरर। बेटा जब भी अमाउंट लिखने में कोई गलती की जाती है या गलत अकाउंट में लिखा जाता है, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक। बेटा पहले एक हिंट में सॉल्यूशन लिखा हुआ है, उसे देखिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब आप चेक कीजिए, ये आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। आंसर नंबर सी, क्लोजिंग स्टॉक परचेज में से माइनस करना है। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करूं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? परचेज। तो आंसर इज सी। जब भी कोई इक्वेशन आपको आती हो लेकिन डायरेक्टली आपको इक्वेशन क्वेश्चन में ना लिखी हो तो पहले आप अपने यहां पे उसको सही इक्वेशन लिख लें। उस इक्वेशन के बाद आपको आपका आंसर समझ में आ जाएगा। अदरवाइज जब हम किसी एक ही चीज को दूसरे तरीके से लिखा हुआ देखते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज मेड एज पर। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्यों बनाते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हम कहते हैं बेटा कि फ्यूचर में आने वाले खर्चों को अभी से व्यवस्था करके रखनी चाहिए। तो बोले कंजर्वेटिज्म। हमारा कंजर्वेटिज्म कहता है कि इनकम जब मिल जाए, इनकम जब हो जाए, कंफर्म हो जाए तो रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में आने वाले खर्चों को भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। दैट इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 32, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शॉन इन, बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। अब बेटा रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल अगर रेवेन्यू आइटम है तो उस पे लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी भी रेवेन्यू आइटम होती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट इज, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट इज कौन सा अकाउंट है बेटा? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, LIC एक कंपनी है, कंपनी का नाम है तो पर्सनल अकाउंट है। जबकि कंपनी कौन सा पर्सनल होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 35, गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। बेटा जब प्रोप्राइटर खुद के लिए लेते हैं, मतलब ड्राइंग्स करते हैं, जब गुड्स का ड्राइंग्स किया जाता है तो क्या एंट्री होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं? हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा डी। 36,
एक कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। बेटा कैश बुक में कैश का कॉलम होगा, डिस्काउंट का कॉलम होगा और बैंक का कॉलम है, तो उसे कौन सी कैश बुक कहते हैं? उसे 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 37, द पीरियोडिकल टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड डे बुक, द पीरियोडिकल टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड डे बुक। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न बुक कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा? सेल्स रिटर्न में किया जाएगा। सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं? सेल्स को क्रेडिट करते हैं, सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 38, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम डे बुक टू लेजर इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग। डे बुक से लेजर मतलब जनरल से लेजर में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? बैलेंसिंग, जनरल पोस्टिंग, ट्रांजैक्शन और लेजर पोस्टिंग, दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। जनरल एंट्री होती है, लेजर पोस्टिंग होती है। डन। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी? तो बेटा ये चीजें हम कहां लिखते हैं? ये हम हमारे बैलेंस शीट में लिखते हैं। आंसर नंबर सी। बैलेंस शीट में हमें कैपिटल दिखाई देती है और लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 40, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड at the end of the year by transfer to the, डेप्रिसिएशन अकाउंट को साल के एंड में कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? P&L अकाउंट में एज ए एक्सपेंस ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, बड़ा ध्यान से समझेंगे। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 19 लाख। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 19 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस है 1 लाख। तो मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा? 19 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल्स टू 20 लाख। वर्किंग लाइफ है 5 इयर्स और रेजिडुअल वैल्यू है 40,000। ठीक है, तो 20 लाख माइनस 40,000, डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी हो गई? 19 लाख 60,000 और इसे 5 साल में बांटना है, तो डेट इज 3,92,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन। अब बेटा एसएलएम मेथड में चाहे पहले साल का डेप्रिसिएशन हो चाहे 4th ईयर का डेप्रिसिएशन हो, हर साल का डेप्रिसिएशन सेम ही होता है। तो आंसर इज सी, 3,92,000। चलिए, whenever error are noticed in the accounting record they should be rectified। ये कहता है जब भी आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कोई गलती मिलती है तो आप उन्हें कब सही करेंगे? एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। विदाउट वेटिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड, जब अकाउंटिंग ईयर एंड होने का वेट नहीं करेंगे। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद करेंगे। इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नहीं बेटा हम किसी चीज का वेट नहीं करेंगे, जब भी हमें गलती पता चलेगी तभी हम गलती को सही कर देंगे। आंसर इज बी। ए परचेज ऑफ 49,500 from Shiva was recorded in purchase book as 59,400। मतलब 49,500 का सामान खरीदा था लेकिन गलती से 59,400 लिख दिया, मतलब 9,900 ज्यादा लिख दिया परचेज को। बेटा परचेज को ज्यादा लिखने से प्रॉफिट कम होगा या बढ़ जाएगा? सर प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो
तो द प्रॉफिट वुड बी शो ए डिक्रीज ऑफ 9,900। नेक्स्ट बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ascertain the adjusted bank balance एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट। बेटा कैश बुक का बैलेंस माइनस में है, कितना माइनस में है? 1,60,000। तो हमने यहां रिकॉर्ड किया है 1,60,000 माइनस। फिर बोलता है चेक रिसीव्ड इंटर्स ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक रिसीव्ड इंटर्स ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक में एक चेक को 2 बार लिख दिया, तो बेटा एक बार माइनस करना पड़ेगा। एक बार उस अमाउंट को चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, तो एक बार हटाना पड़ेगा। तो बेटा माइनस के 10,000, 1,60,000 माइनस के थे, यहां पे बेटा माइनस का 10,000 और लिखना होगा। तो 1,60,000, 1 लाख, मैं दोबारा से लिख देता हूं, 1,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस माइनस का 10,000, तो माइनस का 1,70,000। समझ लीजिए बेटा, माइनस का 1,60,000, उसमें से माइनस कर देंगे 10,000, तो माइनस का 1,70,000। फिर बोलता है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। बैंक कॉलम का बैलेंस 1,000 रुपए से कम लिख दिया, मतलब पेमेंट साइड। क्रेडिट साइड कौन सी होती है? पेमेंट साइड। तो पेमेंट में 1,000 रुपए कम लिख दिया। अगर पेमेंट में 1,000 रुपए और लिख देंगे तो बैलेंस 1,000 से और कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 1,71,000। जबकि बैंक के चार्जेस 2 बार लिख दिए, तो एक बार वापस से हटा देंगे, प्लस का 400, तो आंसर आ जाएगा बेटा 1,70,600। दोबारा चेक कर लीजिए, माइनस का 1,60,000, उसमें से माइनस कर देंगे 10,000 जो हमने कैश बुक में चेक को 2 बार लिख दिया। 1,000 रुपए का क्रेडिट साइड में हमने एक खर्चा लिखा ही नहीं है, उसको भी माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस 400 प्लस कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1,70,600। ओवरड्राफ्ट हो जाएगा 1,70,600। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक is the starting point of a bank। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहे हैं? When credit balance as per passbook is the starting point of bank reconciliation statement। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, उसमें आपको बैंक चार्जेस क्या करना पड़ेगा बेटा? बैंक चार्जेस पासबुक, व्हेन द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बैंक ने चार्जेस लगा दिए, तो बेटा बैंक का बैलेंस कम है, आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐड कर देंगे, एडेड। आंसर इज बी, एडेड। क्वेश्चन नंबर 46, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ ए एंडोर्स्ड बिल विच अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड बाय द ड्रॉइंग। जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो लास्ट में वो ड्रॉई के पास वापस आ जाता है। तो जब ड्रॉई के पास वापस आएगा तो ड्रॉई क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। वो किसके अकाउंट को क्रेडिट करेगा?
बेटा वो ड्रॉअर के अकाउंट को क्रेडिट करेगा। आंसर इज बी। 47 एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड 32,000। ईयर के एंड में हमने 32,000 के बिल डिस्काउंट करवा रखे हैं। बेटा बिल डिस्काउंट करा लिया मतलब हमारे पास पैसा आ गया और बिल बैंक के पास चला गया। तो इनको वैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं नहीं दिखाते हैं, लेकिन इससे हमारी एक कंटिंजेंट लायबिलिटी, इससे हमारी एक कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाती है, जिसे हम बाय वे ऑफ नोट विद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के साथ एक नोट के रूप में दिखा देंगे। 48 एक्स सेंड गुड्स टू वाई। एक्स ने वाई को गुड्स भेजा है 3,60,000 की लागत का, ठीक है। गुड्स आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25% ऑन सेल। ध्यान से पढ़ो, 25% ऑन सेल्स। जो सेल का 25% होता है वो कॉस्ट का 33.33% होता है। तो माल की टोटल सेल वैल्यू कितनी थी? टोटल सेल वैल्यू थी 3,60,000 प्लस 33.33%, that is 4,80,000. Consignor asked consignee to pay an advance for an amount equivalent to 60% of सेल वैल्यू। सेल वैल्यू के 60% के बराबर एक, सेल वैल्यू के 60% के बराबर एक एडवांस है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,80,000 का 60% 2,88,000। आंसर इज 2,88,000। क्वेश्चन नंबर 49 एक्स सेंड आउट सर्टेन गुड्स टू वाई कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000 एट कॉस्ट प्लस 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट में 25% इनवॉइस प्राइस पे ऐड किया है, मतलब कॉस्ट का कितना परसेंट हो गया? इनवॉइस प्राइस का 25%, मतलब कॉस्ट का 33.33%। तो 1,50,000 प्लस 33.33%, तो टोटल इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 2 लाख। 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड, मतलब 1,50,000 रुपए के इनवॉइस प्राइस का माल बेच दिया गया। कितने रुपए में बेचा गया? 1,76,000 रुपीज में बेचा गया। 1,76,000 रुपीज में बेचा गया। अब वो कह रहे कमीशन इनवॉइस प्राइस पे तो मिलेगा 5% और इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे मिलेगा 10%। तो 1,50,000 पे तो मिलेगा 5%, तो वो तो हो गया बेटा 7,500। और एक्स्ट्रा कितना में बेचा है? 26,000, तो 26,000 का मिलेगा 10%। तो टोटल हो गया 7,500 प्लस 2,600, दैट इज 10,100। आंसर हो जाएगा 10,100। क्वेश्चन नंबर 50 ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,60,000 फॉर जॉइंट वेंचर विद बी, ठीक है। बी सोल्ड ए मेजर पार्ट ऑफ द गुड्स एट ए कॉस्ट प्लस 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का 25%, तो बेटा अगर कॉस्ट का 25% होता है तो सेल्स का कितना परसेंट होता है? सेल्स का 20% होता है। तो 2,50,000 माइनस 20%, तो मैंने कहा आपने जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए। टोटल माल कितना था? 2,60,000।
उसमें से 2 लाख का माल बेच दिया, तो कितने का माल बच गया? 60,000 का माल बच गया। वो बचा हुआ माल आपने कॉस्ट से 10% कम पे बी को दे दिया, तो 60,000 माइनस 10% कितना बच गया? 54,000। ये लो साहब, 2,50,000 रुपए में तो पहले बेच दिया, 54,000 का पार्टनर को दे दिया, तो टोटल माल कितने का चला गया? 3,04,000 का। कॉस्ट कितनी थी? 2,60,000। तो प्रॉफिट कितना जनरेट हो गया? प्रॉफिट जनरेट हो गया 44,000। आंसर इज सी, 44,000। ठीक है बेटा, ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे, दैट इज एमसीक्यू पार्ट नंबर 1। बताइएगा, आप मैसेज में लिखिएगा कि आपको ये एमसीक्यूज कैसे लगे। अगर आपको बढ़िया लगता है, हम इस एमसीक्यूज को आगे और कंटिन्यू करते हैं, दैट इज एमसीक्यू पार्ट 2 एंड एमसीक्यू पार्ट 3। ओके बेटा, चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।